हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज मैं एक रीजनिंग की वीडियो लाया हूँ। वैसे तो मैं रीजनिंग का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना रीजनिंग कभी मैंने खुद पढ़ी है और ना ही मुझे लगता है कि किसी और बच्चे को रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। रीजनिंग है क्या? एक सोचने का तरीका, आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है रीजनिंग में। और क्या, सिलोगिज्म देख लो या कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लो या नंबर सीरीज़ देख लो, क्या चीज़ें हैं उसमें, या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख लो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन देख लो। कुछ उसमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो नहीं पूछता ना रीजनिंग में। सो रीजनिंग इज़ वन सब्जेक्ट विच आई डोंट थिंक कि बच्चे को उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए कहीं पढ़ने में। एज़ कम्पेयर टू दिस, उस बंदे को क्या करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर बुक से। हाँ, कोई डाइस वगैरह के कुछ पढ़ना है तो वो यूट्यूब से आप देख सकते हो थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ बाकी जगह मुझे नहीं लगता कि कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्रैक्टिस की गेम है सारी रीजनिंग। बट कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे अगर आपको यहाँ पे स्ट्राइक कर जाए पैटर्न तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन पूरा दिन लगे रहो नहीं बनते। तो ऐसे क्वेश्चंस जब जब मुझे मिलेंगे मैं आपके सामने लाऊंगा। क्या करना है आपको, खुद से ट्राई मारनी है। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको और ये रहे 4 ऑप्शन। मैं तो इसका सोल्यूशन दूंगा बट आपको देखना है कि क्या आप कर पाए। लेकिन टाइम खुद को कितना देना है इस क्वेश्चन के लिए? 30 सेकेंड्स, एट मोस्ट 45 सेकेंड्स, क्योंकि उससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे एक क्वेश्चन को। अगर 5 मिनट लगा के ये क्वेश्चन कर भी लिया तो दैट्स नॉट एन अचीवमेंट इन एग्ज़ाम। घर पे कर लोगे तो घर पे तो आपको कमी महसूस नहीं होती टाइम की, और घर पे आपको लगता है कि चलो ठीक है निकल गया। बट एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर इस क्वेश्चन को आपने 5 मिनट लगा के किया तो इसकी कॉस्ट पे आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास एंड में टाइम ही नहीं बचेगा इंग्लिश को विजिट करने का। इंग्लिश कई बार एंड में होती है किसी भी एग्ज़ाम में। सो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन इसके चक्कर में अगर चले जाएंगे तो आपका फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। सो मेक श्योर कि एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रैटेजी टॉप क्लास हो। जिस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है भूल जाओ उसको, अगले पे चलो। वही है, इसको टाइम थोड़ा सा दो। देखो अगर स्ट्राइक कर जाता है जल्दी से तो बढ़िया, नहीं तो फिर वीडियो सोल्यूशन देखो। अब कोई नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है वो? एक तो वो देख सकता है कि हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है और वर्टिकली क्या हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूं तो 50, 48 और 30, कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हों। 48 और 30 मुझे 6 के टेबल में आते हुए नज़र आ रहे हैं बट 50 नहीं आता। 50 और 30 10 के टेबल में आते हैं बट 48 नहीं आता। तो ऐसे तो कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा। और अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यार 50 और 350 मल्टीपल्स हैं। मतलब 50 के टेबल में 350 आता है। 50 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 350 आता है? एक चीज़ मैंने नोटिस की कि 50 का 350 बन रहा है। 50 का 350 कैसे बनता है? इंटू 7, मतलब इसका 7 गुना करो तो ये चीज़ अचीव हो रही है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, अभी मेरे को नहीं पता कि क्या यही ट्रेंड होगा कि नहीं। और मैंने यही चीज़ यहाँ पे देखी कि यार 48 का मल्टीपल है 192, क्योंकि अगर मैं 48 का टेबल लिखूँ तो 48 1 48, 2 96, 3 144, 4 192। तो मुझे दिखा 48 का मल्टीपल है 192। कैसे बना? इंटू 4, ये बना इंटू 7, ये बना इंटू 4। आई गॉट एन आइडिया कि जो नंबर यहाँ आएगा ना वो किसका मल्टीपल होगा? 30 का मल्टीपल होगा। यहाँ से एक रफ आइडिया मिल गया कि यार 50 इंटू 7 350 हो गया, 48 इंटू 4 192 हो गया। तो यहाँ से ये आइडिया मिल गया कि ये नंबर 30 का मल्टीपल होगा। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर है ये 30 का मल्टीपल होगा। और इन ऑप्शंस में मुझे 30 के 2 मल्टीपल नज़र आ रहे हैं, एक 180, दूसरा 150। अगर मेरा ये लॉजिक सही निकला तो मेरा आंसर 180 या 150 में से कोई एक निकलेगा, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ कि इसका मल्टीपल ये है, इसका मल्टीपल ये है, तो इसका मल्टीपल यहाँ आने वाला है। लेकिन अभी मैं दुविधा में फंसा हूँ कि 180 आंसर होगा कि 150 आंसर होगा, दोनों ही 30 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ पे तो कभी गौर ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ इन दोनों नंबरों के चक्कर में पड़ा रहा। मैंने इस 56 की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना मैंने इस 32 की तरफ ध्यान दिया, ना मैंने इस 40 की तरफ ध्यान दिया। तो क्या ये तीनों नंबर यूज़लेस हैं? ऐसा तो नहीं है। तो इन तीनों नंबरों को ऑब्जर्व करो। वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको टेबल आते हैं। तभी मैंने कहा था कि टेबल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाहे मैथ की बात कर लो, चाहे रीजनिंग की बात कर लो, दिस इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। और आपके सिलेबस में ये होती है हर जगह, मैंशनड भी नहीं हो तब भी वो ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं। तो 56, 32 और 40 को ऑब्जर्व करो, क्या ये किसी टेबल में आते हैं? अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो आपको दिख गया होगा अभी तक कि यस 56, 32 एंड 40 8 के टेबल में आते हैं। देखो 56 8 के टेबल में आता है। 56 इज़ व्हाट? 56 इज़ 8 इंटू 7। 32 भी 8 के टेबल में आता है। 32 इज़ 8 इंटू 4। और 40 भी 8 के टेबल में आता है। 40 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 5। मैं समझ गया कि ये तीनों 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 तो सभी में है। इसका मतलब 8 का तो कुछ खास यूज़ नहीं होगा। ये तीन चीज़ें तो डिफरेंट है। और जैसे मेरे को 56 में ये 7 दिखा, मैंने देखा यार 50 को तो 7 से ही मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब ये 7 कौन सा 7 है? यही वाला 7 है। फिर मेरे को 32 में 4 भी दिख गया कि मतलब ये 4 है। और फिर मैंने देखा 48 को भी मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब ये 4 कहाँ से आया? ये यही वाला 4 है। तो फिर वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 5 की। इसका मतलब 30 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। एंड 30 इंटू 5 इज़ व्हाट? 150। 150 इज़ योर आंसर। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर कि देखो पैटर्न तो पता चल गया था मेरे को कि 50 का 350 बन रहा है इंटू 7 और 48 का 192 बन रहा है इंटू 4। समझ गया था कि मैं पहली टर्म से तीसरी टर्म अचीव हो जाएगी और मल्टीप्लाई करके ही अचीव होगी। तो मुझे पता चल गया कि ये नंबर 30 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब 30 कितने सा होगा, बस वही चीज़ थी जो मेरे को नहीं पता थी। और 30 के मल्टीपल्स वाले ऑप्शन 2 थे, 180 और 150। एक होता तो चलो मैं उसी को आंसर लगा देता, बट 2 है तो एग्ज़ाम में 50-50 वाला रिस्क तो नहीं लेना ना। तो फिर बीच वाले नंबर्स को ऑब्जर्व किया, 56, 32 एंड 40। आफ्टर ऑब्जर्वेशन I saw that all three of them are multiples of 8. First one is 8 into 7, second one is 8 into 4 and third one is 8 into 5. So 8 का तो कोई यूज़ नहीं होगा। तो अगर 8 का यूज़ नहीं होगा, इसका मतलब 8 के जो 7 चीज़ें लिखी गई हैं दे कैन प्ले अ रोल। ये चीज़ें कैसे आएंगी? ये चीज़ें हमारी ऑब्जर्वेशन से आएंगी। एंड रीजनिंग में ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। रीजनिंग में क्या, मैथ में भी चाहिए, क्योंकि अभी मैथ के आपने कितने चैप्टर पढ़े हैं? अभी अरिथमेटिक के बहुत चैप्टर्स पेंडिंग है अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो तो। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मैं ये थॉट प्रोसेस, ये ऑब्जर्वेशन, सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। बस पेशेंस रखनी है। जैसे प्रॉफिट लॉस में आपको एक एक चीज़ दे रहा हूँ ना, वैसे हर चैप्टर में देने वाला हूँ मैं आपको। देखो प्रॉफिट लॉस के 5 पार्ट आ चुके हैं और अभी तक हमने डिस्काउंट को टच नहीं किया। तो सोचो जब डिस्काउंट भी पढ़ेंगे तो वो भी तो 2 दिन में नहीं ख़त्म होगा। तो इट मीन्स प्रॉफिट लॉस लंबा चलेगा। और अगर चाहते हो कि मैं पूरा पढ़ाऊँ तो कोऑपरेट करो प्लीज़। मतलब वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। अगर यही वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है। सब्सक्राइब तो करो चैनल हमारे को। मतलब हमारे 46% सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मतलब जो वीडियो देखते हैं। 54% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब्ड है और वीडियो देखते हैं। तो 54% इज़ ए ह्यूज नंबर। अगर वो 54% भी सब्सक्राइब कर दें तो हमारा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सो अगर वीडियो से फ़ायदा लेते हो यार तो थोड़ा हमारा भी देख लो। मतलब आपको पता है यार, लाइक कमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जस्ट खुशी मिलती है बस। तो एवरीथिंग वी डू इज़ फॉर हैप्पीनेस फॉर द टाइम बिंग। बाद में देखा जाएगा, मॉनिटरी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व यूट्यूब में जो भी है, बट अभी के लिए हम आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो थोड़ा बहुत हमारे लिए लव शो करो आप भी। सो मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन समझ चुके हो। अब इतना इसमें टाइम लेना नहीं चाहिए, ना मेरे को समझाने के लिए ना आपको समझने के लिए। फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म बन रही है, मैं सम अप कर रहा हूँ। कैसे बन रही है? इंटू 7 इंटू 4। बस वहाँ नहीं पता था कि इंटू 5 होगा कि इंटू 6 होगा। तो वो आइडिया कहाँ से मिला? बीच वाले नंबर से। 8 इंटू 7, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। तो 8 इंटू 7 था तो इंटू 7 वो वाला ले लिया। 8 इंटू 4 था तो इंटू 4 वहाँ से आ गया। दिस इज़ 8 इंटू 5 तो इंटू 5 यहाँ से ले लिया। तो 30 इंटू 5 150 आंसर। बस ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आपको पैटर्न दिख जाए क्या बन रहा है। या तो हॉरिजॉन्टली बनेगा या वर्टिकली बनेगा, बट इन 3 टर्म्स में कुछ रिलेशन रहता है। ऐसे और भी क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं आने वाली वीडियोस में कभी डिस्कस करूंगा ज़रूर। इसी वीडियो में एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी समझा देता हूँ जो मैंने होमवर्क में दिया था और आपसे नहीं हुआ वो। तो मैंने आपको कहा था वो दोनों क्वेश्चन बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला तो आपने कर लिया, बट सेकंड वाला आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, अभी समझो।
सो दिस इज़ द क्वेश्चन जिसने आपका दिमाग ख़राब किया है। क्वेश्चन की सिर्फ 2 लाइनें हैं और देखो कितना टफ क्वेश्चन बन जाता है। आफ्टर सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर ₹1 अ पर्सन इनकर्ड लॉस ऑफ 4%। 4 आर्टिकल्स बेचे ₹1 के और लॉस हो गया बंदे को 4% का। अब की बार ₹1 में 4 आर्टिकल नहीं बेचने, पहले 4 बेच के लॉस हो गया, अब की बार ₹1 में बेचो 3 आर्टिकल्स, तो बताओ कितने % प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन से मैं एक बात समझ गया कि ये बंदा अपना सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर रहा। यहाँ भी ₹1 का माल बेच रहा है, यहाँ भी ₹1 का माल बेच रहा है, तो हिज सेलिंग प्राइस इज सेम इन बोथ द केसेस। क्या ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की? मैथ्स एंड रीजनिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। जिस बंदे की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है। अगर आपने पंजाबी गानों के फ़ैन हो अगर आप, तो आपने जानी को देखा होगा। बी प्राक का इंटरव्यू कोई देख लो, वो यही बोलता है कि जानी भाई ऑब्ज़र्व हर बंदे को करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो हर जगह जहाँ भी जाते हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तभी वो इतने ज़्यादा गाने लिख पाते हैं। तो एवरी सक्सेसफुल मैन की क्या क्वालिटी है कि उसकी ऑब्जर्वेशन बाकियों से बहुत ज़्यादा है। बाकियों को जहाँ कुछ नहीं दिख रहा उसको फिर भी कुछ दिख रहा है, वहाँ पे वो वहाँ फिर भी कुछ खुरेद ले रहा है, कुछ ढूंढ ले रहा है। वही चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे ₹1 मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैंने दोनों लाइनें पढ़ के एक बात समझ ली कि यहाँ ये 4 आर्टिकल बेच रहा था ₹1 में, अब इसकी मर्जी है 3 आर्टिकल बेचने की ₹1 में। दैट मीन्स वो सेलिंग प्राइस में ₹1 का भी फ़र्क नहीं ला रहा, वो सेलिंग प्राइस को सेम रख रहा है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन को बना लूँगा, क्योंकि मैं ₹1 नहीं मानने वाला हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मानूंगा जो मेरा मन करेगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन की डिमांड समझ गया कि क्वेश्चन में वो चाहता है कि सेलिंग प्राइस को सेम रखा जाए। अब सेम रखा जाए वो मैं रखूँगा जो रखना है। पहले बेचे हैं 4, मीन्स सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल्स का है, वो 4 का। और अब की बार कितने बेचने हैं, 3, मतलब वो सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल्स का होगा, 3 का। और लॉस करवाना है 4% का। 4% का लॉस करवाने का मतलब मेरी जेब में 100% से कम पैसा आ रहा है, मतलब मैं पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जेब में 96% पैसा आ रहा है। हम जानते हैं ना जब लॉस वाला केस होता है तो पैसे कम आते हैं हमारी जेब में, तो 96% आएंगे अगर 4% का लॉस करवाना है। और वो किसका पैसा रिकवर हो रहा होता है, सीपी का, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट होती है। और वो होता है किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के। अब मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, तो मैं एक ऐसा नंबर लूँगा, खैर छोड़ो नंबर छोड़ो, यहाँ इसी इक्वेशन से सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। देखो ये चीज़ तो सेलिंग प्राइस के बराबर है, और मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो 96 से कट जाए। अब मेरे को खुद बताओ 96 से कौन से नंबर कट जाते हैं? 24 कट जाता है, 24 4 ज़ा 96, 12 भी कट जाता है, 12 8 ज़ा 96, 48 भी कट जाता है, 48 2 ज़ा 96, और 96 खुद भी कट जाता है, 96 1 ज़ा 96। बड़ा लेके चलो तो ठीक रहता है, तो मैं अब 96 ले रहा हूँ सेलिंग प्राइस। कोई परेशानी तो है नहीं किसी को 96 लेने में, 24 लेके कर लेना तब भी आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ है कि जो सेलिंग प्राइस एक बार मान लिया ना, फिर उसको चेंज नहीं करना। चाहे 24 मान लो, चाहे 96 मान लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, हमें सिर्फ उसको क्या रखना है, सेम रखना है। और एक ऐसा नंबर रखो ना जो 96 से कट जाए। हम चीज़ों को डेसिमल में लेके नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें एकदम स्मूथली चलें। तो मैं सेलिंग प्राइस 96 ले रहा हूँ, क्या परेशानी है? तो 96/100 इंटू CP इज इक्वल टू 96। ये 96 कहाँ से आया, एज्यूम किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, खुद से चीज़ें एज्यूम कर सकते हो। तो 96 से 96 कट जाएगा, CP कितनी आ जाएगी, 100। अब ये CP जो 100 आई है, ये कितने आर्टिकल्स की है? 4% का लॉस कब हुआ था? 4% का लॉस हुआ था जब कितने आर्टिकल बेचे थे, 4 आर्टिकल बेचे थे, तभी तो 4% का लॉस हुआ था। तो ये वाला केस में जो CP निकली है ना, ये 4 आर्टिकल्स की निकली है। तो ये जो ₹100 CP है, ये एक आर्टिकल की नहीं है, ये 4 आर्टिकल्स की है। और ये जो मैंने 96 माना सेलिंग प्राइस, ये एक आर्टिकल का नहीं माना, ये 4 का माना। तो लिखो यहाँ पे कि आप सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कितना मान के चल रहे हो, 96। 4 का सेलिंग प्राइस 96 माना मैंने, तो मुझे 3 का भी 96 लेना पड़ेगा।
नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन में भी उसने 1 रुपया रखा है, चेंज नहीं किया। तो अगर मैंने यहाँ 96 लिया है तो मुझे यहाँ भी 96 लेना पड़ेगा। और अगर मैं 3 आर्टिकल 96 पे बेच रहा हूँ तो एक कितने का बेचूंगा? तो आप बोलोगे एक आ जाएगा 96/3 का, और 96/3 होता है 32 रुपये का। ठीक बात है। अब इस केस को भूल जाते हैं। ये केस हमारे लिए इतना ही रेलिवेंट था कि इससे क्या निकल गई? सीपी निकल गई। कितने आर्टिकल्स की? 4 आर्टिकल्स की। मुझे 4 से कोई मतलब नहीं, मैं एक की सीपी निकालूंगा। तो अगर मेरे को कोई बोले सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स इज 100, व्हाट इज़ द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल? आई विल से 25, बिकॉज एक की कैसे निकलेगी? एक की निकलेगी जब 100 के नीचे 4 डिवाइड होने जाएगा, तो एक की सीपी आ जाएगी 25 रुपये। एक आर्टिकल की सीपी 25 रुपये है, और आपने उसको सेकंड केस में कितने में बेच दिया? 32 रुपये में। आपने फर्स्ट केस में 32 में नहीं बेचा था, फर्स्ट केस में आपने 24 में बेचा था। अगर 4 की एसपी 96 है तो एक की एसपी 24 रुपये होगी, और आपने 25 रुपये वाली चीज़ फर्स्ट केस में 24 में बेची थी। ये मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया, मैं फिर से करता हूँ साफ़ सुथरा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थोड़ा जल्दी करता हूँ अब मैं। देखो, हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि दैट सेलिंग प्राइस इज़ सेम इन बोथ द केसेस। और इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं। एक तो सेलिंग प्राइस सेम है, प्लस पहली बार आर्टिकल्स कितने बेचे जा रहे हैं? 4। कितने के? देखते हैं। अगली बार कितने बेचे जा रहे हैं? 3। कितने के? देखते हैं। लेकिन फर्स्ट केस में जब 4 बेचे हैं ना, तो मुझे लॉस हुआ है कितने परसेंट का? 4% का। 4% का लॉस होने का मतलब आई हैव रिकवर्ड 96% ऑफ सीपी, एंड दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मैंने कहा सेलिंग प्राइस एक ऐसा नंबर ले लो जो 96 से कट जाए। हमने 96 ही ले लिया, तो ये बना था 96/100 इंटू सी पी इज इक्वल टू 96। 96 से 96 कट गया, सी पी आ गई 100। ये जो सी पी आई 100 है कितने आर्टिकल्स की आई? 4 आर्टिकल्स की। क्योंकि सेलिंग प्राइस भी कितने का लेके चल रहे हैं हम? 4 का, क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कितना मान लिया? 96। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 कितना आ गया? 100। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना? 25। ये साइड पे लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹25, बिकॉज प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है वो सीपी पे ही होगा। प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट होते हैं सीपी पे होते हैं। सीपी निकालना बहुत ज़रूरी थी, निकाल ली 25 रुपये। कितने आर्टिकल की? 1 आर्टिकल की। अब सेलिंग प्राइस तो सेम रखना ही है दोनों केस में, तो अगर यहाँ 96 लिया 4 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो 3 आर्टिकल का भी कितना लेना है? 96। 3 का 96 तो 1 का आ जाएगा 32 रुपये। अब खुद बताओ, जो चीज़ 25 रुपये की थी कितने में बेच दी? 32 रुपये में। 25 रुपये की चीज़ 32 रुपये में बेच दी, 7 रुपये का फ़ायदा हुआ। 7 रुपये का फ़ायदा हुआ, जेब से कितने पैसे लगा के? 25 लगा के, इंटू 100। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28% प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये इंपॉर्टेंट था कि आप ये 96 मान पाते हो कि नहीं। आपने अगर 1 लेके किया होगा बहुत दिक्कत आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का डिस्कस किया और एक प्रॉफिट लॉस का, और मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया इन 2 क्वेश्चंस में। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी में समझाया हूँ, बिकॉज पहला क्वेश्चन मुझे ठीक लगा कि वहाँ से मैं कुछ सिखा सकता हूँ, और इस क्वेश्चन से भी मैंने आपकी एक चीज़ क्लियर कर दी कि आप क्वेश्चन की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन की वैल्यू से खेलना सीख जाओ तो। खेलना सीखना है, प्लेयर बनना है, किसी एक सब्जेक्ट में प्लेयर बन जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे आपको। हो सके तो 2 में बन जाओ, लेकिन अगर 1 में भी बन जाओगे ना तो एग्ज़ाम क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। 1 में मॉडरेट रहो, 1 अगर ऐसे भी है थोड़ा बहुत ख़राब है तब भी चलेगा, और 2 पे कमांड बना लो। देखो आपके एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर होना शुरू होते हैं। चाहे एसएससी की बात कर लो, चाहे बैंकिंग की बात कर लो, मैथ और इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और मैथ और इंग्लिश पे कमांड बनानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल बनानी पड़ेगी, तो क्यों ना अभी बनाई जाए। कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स लेके तैयारी मत करो कि ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम निकल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और करूँगा। एक बार तरीके से पूरा मैथ पढ़ लो, एक बार तरीके से पूरी इंग्लिश पढ़ लो, फिर देखो कौन सा एग्ज़ाम मेरी रेंज में है, कौन से एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल हूँ। एक बार पढ़ तो लो, एक मौका तो दो खुद को। आप पहले ही नैरो माइंडसेट से तैयारी करते हो
कि मुझे तो बैंकिंग की करनी है, मुझे तो एसएससी की करनी है, या मुझे सीडीएस की करनी है। पहले पढ़ो एक बार तरीके से, एडवांस मैथ भी पढ़ लो, अरिथमेटिक भी पढ़ लो, सब पढ़ लो एक बार तरीके से। कुछ मुश्किल बात नहीं है। आपने अगर ग्रेजुएशन की है या 12th तक भी पढ़ा है इवन, तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं। 12th क्लास से मुश्किल क्लास कोई है ही नहीं। तो अगर आपने इतना सब पढ़ा हुआ है तो आपको कम्पिटिटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 6 महीने लगा के प्रॉपर तैयारी करो एक बार, फिर ऑटोमेटिकली आपको खुद में खुद डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए सही हूँ। बिकॉज अगर आपको एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये चीज़ें टफ लगेंगी, तो फिर आप सोचोगे ठीक है यार ये चीज़ें मेरे से नहीं हो रही, मैं बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ। बट अगर वो चीज़ों पे कमांड बनना शुरू हो रही है तो फिर सीडीएस और एसएससी को भी अपना ऑप्शन बना लो और बैंकिंग को थोड़ा साइडलाइन कर दो कि अब बैंकिंग का तो मैं प्लेयर बन चुका हूँ, अब मेरे को धीरे धीरे एडवांस मैथ भी समझ आ रहा है। और जब ये आ जाएगा तो फिर आप इन दोनों में से कोई एग्ज़ाम पक्का निकाल लोगे, एसएससी और बैंकिंग में से। और एग्ज़ाम जब निकालना शुरू करोगे तो एक एग्ज़ाम निकलने की देर है, धीरे धीरे फिर बाकी ऑटोमेटिकली निकलने लगते हैं। इवन रेलवे का सिलेबस भी पूरा सेम है, बस उसमें इंग्लिश नहीं आती। तो मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस तो वहाँ पे भी है। तो मेक श्योर कि आप तैयारी अच्छे से करो। वी आर देयर टू हेल्प यू, हर तरीके से करेंगे। और जितनी चीज़ें मेरे को आती है मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, सूनर और लेटर ज़रूर पढ़ाऊँगा। सो हमारी वीडियोस को जितना यार शेयर कर सकते हो किया करो, मतलब हर बंदे को फ़ायदा पहुंचाओ ना यार। आपको पता है हम अच्छा पढ़ाते हैं। मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो, और अगर किया तो लाइक ज़रूर किया करो। मतलब अगर 100 व्यूज़ होते हैं तो लाइक्स कितने होते हैं? 12। तो यार बाकी 88 लोग क्या इरिटेट हो जाते हो क्या पढ़ के? प्लीज़ थोड़ा सा ना हमारे बारे में भी सोचो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के एक नई टाइप के साथ। टिल देन इट्स गुड बाय।